पिछले हफ्ते पुलवामा में जो हमला हुआ, जिसकी हम सब ने पुरज़ोर मज़म्मत की, मुल्क भर में और बिलखसूस कुछ इलाक़ों में एक सोची समझी साजिश के तहत एक पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक के बाद एक, चाहे वो देहरादून से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे राजस्थान से हो, कई ऐसी जगहें हैं जहां से हमें ख़बरें मिली कि कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जो बच्चे बच्चियां बाहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गए, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिनका यहाँ के मसले से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि तालीम हासिल करके वो अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल कायम कर सकेंगे, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और उनको वहाँ से निकाला गया। इनकी तादाद अगर हम कहें कि हंड्रेड्स में है तो शायद कम होगा, क्योंकि हर जगह से हमें ख़बरें आ रही हैं और इन सब बच्चों बच्चियों ने किसी न किसी तरह किसी के थ्रू हमें कांटेक्ट करवाया। बहुत सारे इनमें से जम्मू से होते हुए वापस आए। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए हमें देखने को मिल रहा है, होटलों में साइन बोर्ड लगाएं कि यहाँ पे और कोई भी ठहर सकता है लेकिन कश्मीरियों को कमरे नहीं मिलेंगे। हम सोच रहे थे कि ये कुछ गुमराह लोग हैं जिनके अकल ठिकाने हैं नहीं और वो हालात का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन से लग रहा है कि इन ताकतों को मरकज़ी हुकूमत की जो तंजीम है उनकी न सिर्फ इजाज़त है बल्कि उनका आशीर्वाद भी है। परसों एक रियासत के गवर्नर ने खुल्लम खुल्ला मुल्क को ये कॉल दी कि कश्मीरियों का बॉयकॉट होना चाहिए, उनसे कोई सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ लोग नहीं आने चाहिए, टूरिज़्म में वो बाकी जगह जाएं लेकिन किसी टूरिस्ट को कश्मीर नहीं आना चाहिए। और हम ये बैठे सोच रहे थे कि इस बात की मजम्मत होगी और हाईएस्ट लेवल पे होगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री, जिस वज़ीर आज़म को हमने लाल किले से सुना था ये कहते हुए कि कश्मीरियों को गोली और गाली से नहीं गले लगा के हम करीब हमें लाना चाहिए, उस वज़ीर आज़म से हम दो अल्फाज सुनते ये कहते हुए कि ये जो गवर्नर साहब ने कहा गलत कहा, उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए था। चलिए, वज़ीर आज़म साहब बहुत सी चीज़ों में मसरूफ़ रहे, कम से कम होम मिनिस्टर साहब से हम सुनते कि इस तरह की चीज़ों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो लोग इस तरह की इकोनॉमिक बॉयकॉट और इस तरह की बात करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन कॉलेजों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि कश्मीर के बच्चों को बच्चियों को वहाँ एडमिशन या दाखिला नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वहाँ से खामोशी और खामोशी के अलावा हमें कुछ सुनने को नहीं मिला, बल्कि ये लोग हमारी मुसीबत का फ़ायदा लेते हुए और ज़्यादा अपनी सियासी नैया को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक गवर्नर ने हमारी इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की,
वहां दूसरा गवर्नर 370 को हटाने की बात करता है। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन हालात में जबकि हमें मरहम लगाने की बात करनी चाहिए, जबकि हमें लोगों को और ज़्यादा अपने करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि आप मजबूर कर रहे हो उन लोगों को जिन्होंने कभी दो कौमी नज़रिए से इस मसले के हल को नहीं देखा। आप मजबूर कर रहे हो उन लोगों को इस बात पे सोचने के लिए कि वाकई क्या वो फैसला सही था या गलत था। जब छत्तीसगढ़ में एक बड़े हादसे में पुलवामा से ज़्यादा सीआरपी के बहादुर जवान मारे जाते हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक बॉयकॉट की किसी ने बात नहीं की। उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को होटलों में कमरे पे किसी ने रोका नहीं। किसी गवर्नर ने यह नहीं कहा कि वहां पे आप टूरिज्म करने के लिए और उनका सामान खरीदने मत जाइए। तो हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है बाकी मुल्क के मुकाबले एक वाहिद रियासत है जहां पे अक्सरियत जो है मुसलमानों की है? क्या इसी चीज के लिए हमें बार बार सजा दी जाएगी? क्या इसी चीज के लिए बार बार हम पे शक किया जाएगा? और अफसोस की बात यह कि जहां पे हम, चलिए बीजेपी से हमने ज्यादा उम्मीद रखी नहीं थी, वजीर आजम से हमने उम्मीद की थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि सियासत को एक तरफ रख के वो शायद कुछ कहें। जहां वजीर आजम खामोश, वहां पे अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी की भी जो लीडरशिप है वो भी इस तमाम मामले में खामोश रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमदर्दी और मॉरल सपोर्ट के दो अल्फाज हम कम से कम कांग्रेस से तो सुने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरडीएक्स की बात हुई, हाईवे की बात हुई, तमाम बातें हुई। कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात होती कि जो लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये वही ताकतें हैं जो हमें निशाना बनाया जा रहे हैं, जिनकी मुखालफत अल्फाजों में तो कांग्रेस कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन ताकतों को हमने हराना है, उन ताकतों का आज निशाना हमें बनाया जा रहा है। लेकिन उन ताकतों के खिलाफ मैं माफ़ी चाहता हूं ये कहते हुए, हमें अफसोस है कि उस पार्टी ने सही तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठाई। कल इलेक्शन होंगे और इन्हीं कश्मीरियों से ये पार्टी वोट मांगेगी। लेकिन शायद बाकी मुल्क में उनको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, लेकिन आज जब हमें उनकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत थी, जब हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इसमें कुछ दो अल्फाज हमारे हक में भी कहेंगे, वो अल्फाज हमें सुनने को नहीं मिले। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि नहीं, आप इलेक्शन आते जाते रहेंगे। इलेक्शन के लिए अगर आप एक पूरे कौम को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। आज जबकि हमें एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है बनिस्बत के एक पॉलिटिशियन की, हमें जगह जगह पॉलिटिशियन नज़र आ रहे हैं, स्टेट्समैन एक भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं जहाँ पे उन लोगों की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये धमकियाँ और इस तरह की चीज़ें की, वहाँ पे हमें तारीफ़ और शुक्रिया भी करना चाहिए उन लोगों का जो इस मुश्किल दौर में हमारे साथ रहे। चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, चाहे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर साहिबा, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ पे हादसे हुए,
लेकिन उनको कालीन के नीचे छुपाया नहीं गया, उन पे कार्रवाई हो रही है। जो सिख कम्युनिटी ने बिना ये देखे हुए कि कौन किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने अपने गुरुद्वारे, अपने घर हमारे लोगों के लिए खोले। कुछ हिंदुओं ने इसमें हमारा साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया है, वो इस दौर में हमें फेल कर गए, जिसका हमें बेहद अफसोस है। हम लोग कभी वायलेंस या टेररिज्म के हक में नहीं रहे। हमने जब कभी बात की तो अमन की बात की, भाईचारे की बात की। हमने जब मसले के हल की बात की तो बातचीत के जरिए हल निकालने की बात की। हैरानगी की बात यह है कि जब हम बातचीत की बात करते हैं तो हमें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी करार किया जाता है, लेकिन जब सऊदी अरेबिया के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दोनों मुल्कों के जो लीडरान हैं वो तय करते हैं, उसमें कॉम्पोजिट डायलॉग की बात आती है। उसमें कहा जाता है कि कॉम्पोजिट डायलॉग को नए सिरे से शुरू करने के लिए सही हालात तैयार करने होंगे। तो फिर हमारा क्या कसूर? फिर इस कश्मीरी कौम